नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितेश तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम 12th क्लास के फिजिकल एंड एजुकेशन के सैम्पल पेपर को कराने वाले हैं। यह आपका एक सैम्पल पेपर है जो कि आपको बताएगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से है। तो क्वेश्चन आपके वही 37 होने वाले हैं, घंटा आपको 3 मिलने वाला है और मार्क्स आपके रहेंगे 70। इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दिखाए गए प्रतीक चिन्ह किस संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो हमें लोगो दिया हुआ है, ये किस चीज़ का हमें प्रतीक है, ये किस चीज़ का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा ख। जो हमारा आंसर ख है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक, ये इसका आंसर है। सेकंड इसके ऑप्शन में ही है, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित की गई थी। तो वही हमारा आंसर होगा 1960 में किया गया था। ये रहा 1960 में इसका आयोजन किया गया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो डैश प्रमुख कर्मचारी पदों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए संदर्भित करता है कि उचित प्रतिभा उस विशिष्ट कार्य कर्तव्य को पूरा कर रही है। तो इसमें हमारा आंसर होगा आयोजन। आयोजन के द्वारा ही जो व्यक्ति है वो क्या करता है, मतलब वो देखता है कि किस किस व्यक्ति को कौन सा प्रकार का कार्य देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो आयोजन करता होता है वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है सामान्य मासिक धर्म चक्र की अनुपस्थिति को डैश रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है। तो हमारा आंसर होगा ख, एमेनोरिया के नाम से जाना जाता है जब मासिक धर्म की अनुपस्थिति होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आसन मधुमेह को रोकने में मदद करता है। तो इसमें देखिए, मतलब बुक में तो आपके मतलब कई अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि भुजंगा आसन, चक्रासन, चक्रासन नहीं दिया गया है, सॉरी, भुजंगा आसन दिया गया है, पवन मुक्त आसन दिया गया है, अर्ध मत्स्य आसन दिया गया है। लेकिन ये जो इसमें दिया है ना सैम्पल पेपर में, उसमें तो मुझे झोल लग रहा है। लेकिन मतलब आप इसे हल आसन कर सकते हैं, हल आसन हो सकता है मधुमेह को रोकने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताया है कि 50 किलो वजन वाले और 150 सेंटीमीटर लंबे किसी 20 वर्षीय लड़के की बेसल मेटाबॉलिज्म दर कितनी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो होगी 177 होगी। तो आपका ख होगा आंसर। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आंसर इसका रॉन्ग है तो। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो शक्ति प्रधान खेलों में किस प्रकार के मांसपेशीय फाइबर अनुकूल होते हैं। तो हमें शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा लाल रक्त कोशिका की ज़रूरत होती है। तो हमारा आंसर होगा क। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा आसन उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए मदद करता है। तो आपका आंसर होगा पवन मुक्त आसन ठीक रह सकता है, क्योंकि इसमें भी बुक से आपके हटके ही दिया गया है। 8th क्वेश्चन है, इसमें नीचे कथन और कारण पढ़ के आपको आंसर देना है। तो पहला कथन है, अभिकथन है कि अर्धमुखी जो अंतमुखी होते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ कम मुखर होते हैं। जो अंतर्मुखी होते हैं, जो मतलब आसानी किसी से बात नहीं करते, वो क्या होते हैं, अपने आसपास के लोगों से मुखर नहीं होते, जल्दी उनसे बातचीत नहीं करते हैं। कारण बताया है क्योंकि जो अंतर्मुखी होती है ना, बोलने से पहले अधिक विश्लेषणात्मक होते हैं, क्योंकि वो बोलने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं कि ये बोलूँ ठीक है, ये ना बोलूँ ठीक है, इस आदमी के साथ हमें कैसे बोलना है। तो ये है। तो इसमें ऑप्शन में से बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वैसे देखिए दोनों ही सही है, तो हमारा आंसर होगा क, कि दोनों ही सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डैश मेसोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि डैश है, यानी जो मेसोसाइकिल है उसकी प्रशिक्षण की अवधि कितनी है। तो हमारा आंसर होगा 3 से 6 सप्ताह। 3 से 6 सप्ताह इसकी अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करें तो इसमें है, यदि 12 टीमें हैं तो लीग टूर्नामेंट में कितनी मैचें खेली जाएंगी। तो हमारा आंसर होगा 60 क्योंकि आपने बुक में पढ़ा होगा कि हम करते हैं क्या है, n-1 करते हैं ना,
n-1 ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर सिंपल ही करना था, n-1 होता है मतलब जितनी टीमों की संख्या होती है इंटू n-1/2, तो इस प्रकार से निकल जाता है। तो हम ऐसे करेंगे तो हमारा 12 इंटू 11 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 1 से 1 कट गया 6, तो हमारा आंसर आएगा 66। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो आप इसे चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि किस तरीके से होता है। फॉर्मूला वही है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, n-1 होता है, अपॉन में 2, और यहाँ पे इंटू टीमों की संख्या, जो भी हमारी टीमें होती हैं। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा अगर एग्ज़ाम में आपके आएगा तो। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की बात करें तो वज़न बढ़ाने का गहरा डर या वज़न के बारे में गलत धारणा निम्न में से किसका संकेत करती है। यानी कि जिसमें हम वज़न के बारे में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं कि नहीं भाई मेरा वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे तो ये जो आपके ये दोनों बीमारी दी है ना, वैसे तो ये दोनों ही होती हैं। जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति जो होता है वो खाना ही बंद कर देता है। और इसकी बुलिमिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है ना, खाना खाने के बाद व्यक्ति क्या करता है कि उसको लगता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा, तो फिर वो अपने मुंह में ही उंगली डाल के, नहीं तो मतलब कई चीज़ें करके क्या करता है, खाने को बाहर निकाल देता है, जिसके कारण उसके जो दांत वात है वो क्या होता है, सड़न उसमें चालू हो जाती है। क्योंकि हम पता है हमारे अंदर एसिटिक होता है, जो एसिटिक बाहर आता है, जिसके कारण से मुंह में कई तरीके की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही हैं, लेकिन अगर किसी एक की लगाने की बात करें तो हमारा होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये हमारा आंसर होगा। 12th की बात करें तो विशेष ओलंपिक की अवधारणा डैश के दिमाग की उपज है। यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो ओलंपिक जो बनाई गई थी वो किसकी अवधारणा है, तो हमारा आंसर होगा यूनिस कैनेडी। यूनिस कैनेडी की ये अवधारणा है। 13वें प्रश्न की बात करें तो डैश सुव्यक्तित्व, सावधान, जिम्मेदार, मेहनती और भरोसेमंद व्यक्ति को संदर्भित करता है। तो हमारा आंसर होगा कर्तव्यनिष्ठ। जो कर्तव्यनिष्ठ होता है वो सारी चीज़ों का मतलब वो अपने कर्तव्यों के बारे में जानता है, इसलिए वो चीज़ों को क्या करता है, सही तरीके से करता है, तो इसलिए हम इसे कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14th, इसमें है फेलेमिंटो टेस्ट की अवधि कितनी होती है। तो जो फेलोमेंटी है उसके टेस्ट की अवधि होती है 150 सेकेंड। वैसे जब 150 सेकेंड हमारा होता है 1 घंटा, तो ये अवधि है ये 15 से 1 घंटे की होती है, तो इसलिए हम इसे 120 सेकेंड कह सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 120 सेकेंड। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा हृदय प्रणाली पर व्यायाम का दीर्घकालीन प्रभाव नहीं है। तो हमारा आंसर होगा बढ़ा हुआ रक्त संचार। जो बढ़ा हुआ यानी जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये ज़्यादा देर तक थोड़ी ना रहता है, थोड़ी देर के लिए ही होता है, तो इसके बाद ये हट जाता है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना है। तो मिलान आपको करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैचिंग कर दिया है कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए में हमें क्या पाया जाता है, जो विटामिन ए है दृष्टि की आवश्यकता के लिए होता है। फिर जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी होती है रोगों से प्रतिरोधक के लिए होती है। जो विटामिन डी होती है कैल्शियम और फास्फोरस के लिए होती है। और जो विटामिन के होती है रक्त के थक्का जमने के लिए होती है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो हमारा आंसर होगा हमारा बी। जो आंसर हमारा होगा बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट का फोर्थ होगा, सेकंड का थर्ड होगा, और थर्ड का फर्स्ट होगा, और फोर्थ का पी होगा। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो फर्स्ट हमारा है सोडियम। सोडियम का होगा हमारा मांसपेशियों का संकुचन। सेकंड है हमारा आयरन या लोहा, इससे हमें हीमोग्लोबिन मिलता है। आयोडीन होता है थायराइड हार्मोन के लिए। और कैल्शियम होगा हड्डी के लिए। तो इसको आप मैच करेंगे तो हमारा ग आंसर होगा। क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी पेशीय को कुछ सेकंड के लिए अधिकतम रूप से सिकोड़ा जाए तो पेशीय की अधिकतम विश्राम प्राप्त होती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा आइसोमेटिक व्यायाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका पार्ट बी शुरू हो जाता है। इसमें आपको 2 मार्क्स की क्वेश्चन करने हैं। तो ये मतलब इसमें 2 मार्क्स के हैं तो आपको कम से कम 2-2 पॉइंट हर चीज़ के लिखने ही होंगे। ये कंपल्सरी होगा कि हर किसी का 2-2 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखा ही। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बात करें जो कि 2 मार्क्स में है, इसमें है अस्थि सुरिशिता यानी ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों की व्याख्या करनी है हमें, यानी क्या कारण होते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि आहार में कैल्शियम की मात्रा मतलब मात्रा कम होने के कारण अस्थियों में क्या होता है कि हड्डी की मात्रा में कमी होती है, यानी जो हड्डी होती है उसमें किसी भी व्यक्ति के आहार में जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है ना, तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सेकंड बात करें तो ऋतु रोज या रजोधरा यानी कि जो मासिक धर्म होता है उसके कारण क्या होता है, महिलाओं में 6 महीने से अधिक समय तक यदि ऋतुरोधक की समस्या हो तो उसके कारण भी क्या होती है, अस्थि शूलशिस्ता या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हमने देखने को मिल जाती है। तो 2 मार्क्स में तो इतना इनफ रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पेशीय तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव की सूची बनाएं, यानी जो हमारा नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें पेशीय तंत्र के व्यायाम की सूची बनानी है। तो पहला होगा कि मांसपेशियों में तापमान में वृद्धि होगी। सेकंड होगा हमारा मांसपेशियों की थकान में देरी। और थर्ड होगा रक्त प्रभाव में वृद्धि। और फोर्थ होगा मांसपेशियों की अतिवृद्धि। और फिफ्थ होगा मांसपेशियों का अच्छा आकार। तो इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखने हैं। 2 मार्क्स का है तो इतना काफ़ी होगा, लेकिन अभी इसकी बहुत भी पॉइंट है, जैसे कि मांसपेशियों में वृद्धि के अतिरिक्त अतिरिक्त वसा में कटौती, है ना, अच्छी और सही शारीरिक मुद्रा बनाए रखना। तो इस तरीके से आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि के लाभों की सूची बनाइए। तो इसमें आपको सूची बनानी है जो कि शारीरिक गतिविधि मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की खेल कूद की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा वही होगा, शारीरिक सुधार, यानी जो उनके बच्चे हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके क्या होगा, शारीरिक सुधार होगा, यानी कि एकाग्रता में सुधार होगा, लचक आएगा, मतलब शक्ति बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट की बात करें तो मानसिक सुधार होगा, जैसे कि जो वैसे ही जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन पे थोड़ा अवसाद की मतलब चिंता उनमें बनी रहती है कि हम नॉर्मल से थोड़े मतलब नॉर्मल नहीं हैं, कई तरीके की बातें होती हैं उनके अंदर, तो जो मानसिक सुधार है वो आएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आत्मसम्मान, उनके अंदर आत्मसम्मान आएगा, जिसकी वो खुद के लिए कुछ करेंगे, व्यायाम करेंगे तो मतलब एक तरीके का मोटिवेशन आएगा, आत्मविश्वास आएगा। और फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो स्वास्थ्य, जब वो खेलेंगे कूदेंगे, जब उनकी शारीरिक गतिविधि, तो उनके अंदर क्या होगा, स्वास्थ्य भी उनका सही होगा, व्यक्तित्व जो उनका व्यक्तित्व है वो भी सुधरेगा। और सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो सामाजिक लाभ भी होगा। तो इस तरीके से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आहार क्या है और इस तरीके से खाना क्यों ज़रूरी है, यानी जो संतुलित आहार है वो क्यों ज़रूरी हो जाता है हमारे दैनिक जीवन में। तो इसकी बात, संतुलित आहार की बात करें तो संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, पानी हो गया, फाइबर हो गया, विटामिन्स हो गए, खनिज हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना जिस भोजन में हमें प्राप्त होती है, जिस भोजन, तो उसे ही क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है इसे खाने की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब जो प्रोटीन है, वसा है, इसको खाने की ज़रूरत क्यों है। तो सिंपल सी बात है, मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इससे क्या होता है कि जो हम हैं बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि जो शरीर में जो जो लड़ने की क्षमता होती है, जो रोग प्रतिरोधक है, वो इससे विकसित होते हैं, जिसके कारण हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमारा
23वां प्रश्न है, खेलों में किन्हीं 2 मनोवैज्ञानिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमारा पहला होगा आत्मसम्मान, दूसरा होगा मानसिक कल्याण, तीसरा होगा लक्ष्य निर्धारण और चौथा होगा मतलब अ, आम बोलचाल, मतलब उसको नॉर्मली रहना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विकसित होती हैं खेल मनोविज्ञान में। 24वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको बताना है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान और प्रतिभा की विकास की अवधारणा का वर्णन करना है आपको। जो प्रतिभा है वो क्यों ज़रूरी है। तो जो प्रतिभा होता है, खेलों में प्रतिभा की पहचान, शक्तिशाली खिलाड़ियों का चयन और जो कि भविष्य में एक विशिष्ट एथलीट बनने की क्षमता रखते हैं। खेल योजना और जो राष्ट्रीय खेल प्रतिभा पहचान के तहत छात्रों को चयन उसकी रुचि और कौशल दक्षता के आधार पर ही किया जाता है। यानी कि उन व्यक्तियों को उस चीज़ में डालना जो कि उसमें आगे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि कोई एथलीट है, वो भागने में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसको रनिंग में ही डालना। कोई एथलीट वेट लिफ्टिंग ज़्यादा अच्छी करता है तो उसको वेट लिफ्टिंग में डालना, ताकि वो मतलब देश का नाम आगे बढ़ा सके, उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सके, वो भी अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आपको बताना था। सेकंड क्वेश्चन है मतलब 25वां क्वेश्चन है हमारा, आपका विद्यालय अंतर क्षेत्रीय कबड्डी टूर्नामेंट आयोजन कर रहा है। उस प्रतियोगिता के दौरान किन्हीं 3 समितियों की जिम्मेदारी की व्याख्या करनी है आपको। तो देखिए, समितियां हमारी 3 होती हैं, आप सभी को पता है। पहला होता है प्रशासनिक निवेशक, यानी जो निवेश कर रहा है, जो प्रशासन यानी जो भी उसमें बजट लगा रहा है पैसे। दूसरा होगा कार्यकारी समिति, जो कि कार्य कर रही है, देख रही है कि किस तरीके से सारे कार्य हो रहे हैं। तीसरा आयोजन समिति, जो कि आयोजन करती है। आयोजन में हमारा क्या होता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि प्रचार समिति, स्वागत समिति, सजावट समिति, यातायात समिति, आवास समिति, मतलब ये सारे ही जो समिति होती हैं ये सारे इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो विभिन्न समितियों के उत्तरदायित्व की बात करें तो ये 3 रूप से बटी हुई है। पहला प्रतियोगिता से पूर्व समिति है ना, ये जो कि प्रशासनिक निर्देशक होते हैं और कार्यकारी समिति होती है, ये करती हैं। प्रतियोगिता से पूर्व समिति और प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को क्या करना है, फ्रेम करना है और आंसर लिखना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। 26वें प्रश्न की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को निर्धारित करने वाली रणनीतियाँ, यानी क्या रणनीतियाँ होती है जो शारीरिक शिक्षा, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए क्या रणनीतियाँ होती हैं। तो पहला बात करें कि पहला उनका रणनीति होता है, फर्स्ट होता है डॉक्टरी जांच, यानी जो डॉक्टर होता है जो उनकी क्या करता है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी जांच करता है कि किस प्रकार से वो मतलब चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा बात करें तो पूर्ण अनुभव, जो शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं उसके निर्धारण में दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका पूर्ण अनुभव करना, कि करने के बाद उनका क्या मतलब रिएक्शन हो रहा है, रुचि, उन बच्चों को देखना कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, उनकी क्षमता, मतलब रुचि है लेकिन वो क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। 5वें पॉइंट की बात करें तो रूपांतरित उपकरण, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनमें क्या जो उपकरण है उनका क्या करना, रूपांतरण हमेशा करते रहना। 6ठा पॉइंट हमारा होगा उपयुक्त वातावरण, जो बच्चे हैं उनको सही वातावरण प्राप्त हो। तो इस तरीके से आपको लिखना है। 3 ही पॉइंट का है तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट इनफ रहेगा, और अनुदेश भी आ सकता है, उनको अनुदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27वां है, हमारे आहार में उपयोग होने वाले किन्हीं 3 दीर्घ पोषक तत्व की बात करें। तो इसमें 3 पोषक दीर्घ की बात करें तो हमारा तो वही होता है कार्बोहाइड्रेट हमारा सबसे पहले होता है। दूसरा हमारा होता है वसा, और तीसरा हमारा होता है प्रोटीन, और चौथा हमारा होता है जल, और 5वां हमारा होता है मतलब 4 ही होते हैं, सॉरी 4 जो होते हैं, ये वैसे यहाँ पे 3 ही पूछा है लेकिन 4 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल। तो ये सारे जो होते हैं ना हमारे भोजन में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। फिर हमारा 28वां प्रश्न है, क्या है, रिकली और जैमसन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के लचीलापन को मापने के लिए प्रशिक्षणों की सूची बनाइए। यानी ये जो दो रहते हैं वो किस प्रकार से वो बनाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए फिटनेस टेस्ट। तो यहाँ पे 2 तरीके उन्होंने बताए हैं। तो फर्स्ट वन इज है कि कुर्सी पर बैठना और क्या करना, पहुँचने का,
पहुंचने का प्रशिक्षण, यानी जो पहला लचीलेपन जो वरिष्ठ नागरिक की शारीरिक क्षमता तथा लचीलापन पैरों का, कमर का, जिसकी कमर और पैरों के लिए उन्होंने बताया कि कुर्सी पर बैठना है, फिर उसके बाद करना है पहुंचने का, कुर्सी पर बैठ के अपने पैर को छूना। फिर सेकंड वन इज बैक टेस्ट परीक्षण ऊपरी भाग में, जो ऊपरी भाग के लिए लचीलापन है उसके लिए बैक स्टेज प्रशिक्षण ऊपरी भाग के लिए। ठीक है, तो ये 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं रिकली और जॉनसन ने। हमारा 29 क्वेश्चन है, खेलों में न्यूटन के गति के नियमों पर चर्चा कीजिए, यानी जो न्यूटन के लॉ है उसको क्या करना है, हमें चर्चा करना है खेलों में, खेलों से संबंधित। तो उसमें क्या करना है, उदाहरण भी दे के बताना है। तो पहले तो बात करें कि न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला न्यूटन का प्रथम जड़त्व का नियम, दूसरा है न्यूटन का दूसरा नियम यानी तरत्व का नियम, और तीसरा है न्यूटन का नियम। इसमें क्या करना है, ये तीसरा नियम है हमारा, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से आपको खेलों में बताना है न्यूटन के लॉ के बारे में। खेलों में देखे जा सकने वाले आक्रामकता के विभिन्न रूपों का वर्णन करना है। तो जो आक्रामकता है खेलों में, उसके 3 पार्ट बताए हैं। पहला शत्रुतापूर्व आक्रामकता, जिसमें हम किसी को शत्रु मानकर मतलब आक्रामक हो जाते हैं। दूसरा बाहरी आक्रामकता, यानी कि हम उसको एग्रेशन को दिखाते हैं, जिसकी विराट कोहली है, आप उसको पिच पे देख सकते हैं, वो हमेशा एग्रेसिव होता है, मतलब किसी को भी गाली दे देता है, मतलब नॉट बैड वे, मतलब पॉजिटिव वे में गाली देता है कि वो बंदा अच्छा कर जाए, तो उसको वो बाहरी आक्रामकता यानी दिखा देता है। तीसरा हमारा आता है मुखर व्यवहार आक्रामकता, यानी कि मतलब आपको मतलब वैसे तो ठीक ठीक रहेगा, यानी जो मुख से बोलने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मुखर व्यवहार होते हैं, जिसकी किसी को भी नुकसान पहुंचाना, जैसे धक्का दे देना, क्रिकेट में ऐसा बहुत ही देखा जा सकता है, यानी उनको बोल मारना, बोलबाजी करना, इस प्रकार से मुखर व्यवहार वाली आक्रामकता। तो ये आक्रामकता के 3 टाइप बताए हैं, शत्रुतापूर्व आक्रामकता, बाह्य आक्रामकता, और तीसरा मुखर व्यवहार वाला आक्रामकता। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अब हमारा खंड घ शुरू होता है या सेक्शन डी शुरू होता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो चित्र दिया गया है उसको आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र 2 में किस विकृति को दर्शाया गया, यानी जो चित्र 2 है उस किस विकृति को दर्शाया गया है। तो हमारा आंसर होगा काइपोसिस, KYPHOSIS, काइपोसिस, यानी काइपोसिस हिंदी में बोले तो पीछे की ओर कुबर। सेकंड क्वेश्चन है, चित्र 1 में दर्शाए गए विकृति के कोई 2 कारण बताएं। तो इसके कोई 2 कारण तो है। पहला तो है जोड़ों का रोग, यानी व्यक्ति को जब जोड़ों का रोग हो जाता है तो होता है। या सेकंड वन इज कि उसकी टांगों में कोई विकृति हो, यानी कि एक टांग मोटा हो, एक टांग पतला हो, या ऊंचा हो या नीचा हो, तो इस तरीके से हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो चित्र 3 में दर्शाया गया है, यानी जो चित्र 3 में जो ये वाला पोर्शन है इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा स्पाइन। ये स्पाइन है, SPINE, ये स्पाइन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो किस विकृति को राउंड ऊपर बैक या हिंच बैक के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है, लोडियोसोसिस। ये जो लोडियोसोसिस है यानी आगे की ओर कुबर, LORDOSIS, लोडियोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। 32 आप देख लीजिएगा ये क्या है बता रहे हैं इसमें। 33 की बात करें तो इसमें भी आपको क्या करना है, आंसर मतलब फ़ोटोज़ देख के आंसर देने, यानी चित्रों के माध्यम से आंसर करना है। तो पहला है ये जो इसका आंसर बताना है कि चित्र 1 में दर्शाया गया चोट का नाम बताइए। तो ये जो चोट है ये रगर है हमारा, रगर बोल सकते हैं या छिलना बोल सकते हैं, रगर बोल सकते हैं या छिलना बोल सकते हैं। तो रगर आसान रहेगा। ये कोमल उत्तक वाले चोट होते हैं, यानी जो कोमल उत्तक के चोट होते हैं वो होते हैं हमारे। सेकंड है हमारा चित्र 2 में दिखाया गया चोट। चित्र 2 में जो चोट दिखाया गया है उसको बोलते हैं कंट्यूशन। कंट्यूशन जो होता है ये मतलब जो कि बोलते नहीं है कि मांस के अंदर चोट लग जाना, तो इस प्रकार की चोटें उन एथलीटों को लगती है जो कि जैसे कि मुक्केबाजी करते हैं, कबड्डी खेलते हैं या कुश्ती लड़ते हैं, तो उस तरीके के जो एथलीट होते हैं ना उनको इस प्रकार की चोटें लगती है।
थर्ड क्वेश्चन की चोट की बात करें तो ये हमारा होता है खरोच। ये खरोच लगा है, ये जो होता है वो खरोच होता है, खरोच लगा है ये। और फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कोमल उत्तक की चोटी किसे कहते हैं। जो कोमल उत्तक की चोटी होती है यही होती है, रगड़ना या छिलना को ही कोमल उत्तक की चोटी कहा जाता है। फिर हम 34वें प्रश्न की बात करें तो 25 टीमों का नॉकआउट फीचर बनाए एवं नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ भी समझाए। तो इसमें आपको ये आंसर करना है कि क्या किस तरीके से फीचर बनेगा और नॉकआउट का वो किस प्रकार से लाभ होता है। 35वें प्रश्न की बात करें तो प्रक्षीय पथ किसे कहते हैं और प्रक्षीय पथ को प्रभावित करने वाले कारकों की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो व्हाट इज, तो ये ना मुझे थोड़ा आंसर इसका समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं बता नहीं रही, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि ना ही बताए तो ही अच्छा है ना। तो हमारा 35वां आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि क्या ये ज़रूरी है। फिर 36वें प्रश्न की बात करें तो सहन क्षमता क्या है। सहन क्षमता को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो विधियों की व्याख्या करनी है। यानी कि सहन क्षमता क्या होती है और इसकी जो प्रभावित करने वाली विधि है उसको भी आपको लिखना है। सहन क्षमता के प्रकारों की बात करें तो पहला होगा आधारभूत सहन क्षमता, दूसरा होगा सामान्य सहन क्षमता, तीसरा होगा विशिष्ट सहन क्षमता। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सहन क्षमता आपको बताए गए हैं। तो इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है। और सहन क्षमता क्या होता है इसकी बात करें तो मतलब किसी भी कार्य को करने की खुद की एक वो होती है ना, लिमिट होती है, कि हम खुद भी बोलते हैं कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो इस तरीके से कि किसी भी कार्य करने की क्षमता आपके पास कितनी है, क्षमता आपके अंदर कितनी है, उसके अनुसार आप कार्य कर पाते हैं। आपकी मांसपेशियाँ कितनी शक्तिशाली है, लचक उसमें कितनी है, जैसे कि दौड़ना, तैरना, चलना, तो हम अपनी सहन क्षमता के अनुसार ही करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर देना है इसका। 37वां प्रश्न है आपका, मोटापे के लिए आसनों के नाम सुझाएं। मोटापे के लिए किन्हीं 3 अनुवांशिक क्या है मतलब अनुवांशित किन्हीं 2 आसनों की सुविधा लाभ है, इसके क्या करना है, विरोधाभासी की व्याख्या करनी है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि मोटापा क्या है, मोटापा के लिए कौन से आसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर फ्रेम करना है। तो मोटापे की बात करें तो जो मोटापा होता है आज की दैनिक गतिविधि जो कि जीवन चल रही है हमारे आजकल के जीवन में, एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। मोटापे के कारण हम देखते हैं कि कई जो लोग हैं बीमार हुए जा रहे हैं, उनके अंदर कई नाना प्रकार की बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हुए जा रही है। मोटापे के कारण क्या होता है कि 20% से या उससे अधिक जो लोग हैं ना, उनमें क्या होती है, खान पान की गलत आदतें होती है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब आजकल की जो चीज़ें हो रही है फास्ट फूड, उनको खा के वो क्या हो रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मोटापा, सिंपली मोटापे के बारे में आपको बता देना है, कुछ नहीं करना है। तो इसमें योग की बात करें तो इसमें होता है मत्स्य द्रासन पूर्व स्थिति, है ना, इसको बताना है। फिर आप में इसे पवन मुक्तासन बता सकते हैं और कई चक्रासन बता सकते हैं इसमें, और भुजंगा आसन भी आ जाता है। तो इन किसी एक को लेना है और उसके लाभ तथा हानि को आपको बता देना है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो मैंने एक तरीके से पूरी कोशिश की है कि पेपर को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो। फिज़िकल एजुकेशन का पेपर उतना टफ नहीं आता बच्चे, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइएगा। और अगर थोड़ा ना साइंटिफिक होता है ये, फिज़िकल एजुकेशन का पेपर होता है ना, थोड़ा साइंटिफिक होता है, कि अगर आपने थोड़ा साइंस भी पढ़ा हो, आपको पता है बॉडी के बारे में अपने, कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, हमारे हड्डी कितने टाइप्स की है, टाइप्स ऑफ बोन, है ना। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गए, जो हम आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता है, पीरियड्स के बारे में आपको पता है, चाहे
जो हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो ये सारे साइंटिफिक है ना, अपने बॉडी के बारे में ही बता रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें एथलीटों के साथ जोड़ देना है, जो खिलाड़ी हैं। एथलीट का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे खिलाड़ी हो जाते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, एथलीट का मतलब समझ लेते हैं जो भागने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक रनर होता है। एथलीट के अंदर जितने भी गेम्स होते हैं ना, जिसकी जो थोड़े शक्तिशाली गेम होते हैं, जैसे कि मुक्केबाजी करना, कुश्ती करना, कबड्डी हो गया, और रनिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें एथलीट के अंडर आ जाती हैं। तो आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि गुस्सा क्या होता है। आपने क्रिकेट देखा होगा, तो पिच पे किस तरीके से जो प्लेयर है थोड़ा नोक-झोंक करते हैं, तो एग्रेशन का पार्ट इधर कवर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा कुछ इधर-उधर का झोल-झाल नहीं करना है। थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो ईज़िली हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप पेपर अच्छे से करके आएँ और बिना किसी टेंशन के, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।